हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज 3D ज्योमेट्री। एक्चुअली 3D ज्योमेट्री जो है वो कम्प्लीटली वेक्टर का एप्लीकेशन है। जो भी चीजें आपने वेक्टर में सीखी उन्हें एज इट इज हम यहाँ अप्लाई करेंगे टू लर्न 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री का बेसिक आप जानते हैं, लोअर क्लास 11th में आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। तो हम यहाँ पर लाइन और प्लेन के बारे में पढ़ाई करेंगे, उसको 3 डायमेंशनल स्पेस में हम उसकी इक्वेशंस और उसके नेचर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर पर जाऊं, मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताना चाहता हूं वेक्टर के। जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं, बाकी सारे फॉर्मूले और सारे जो भी चीजें आपने वेक्टर में पढ़ी वो सब यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। पर ये जो दो कंसेप्ट हैं जो बहुत बार बार काम में आने वाले हैं, तो वो दो कंसेप्ट आप इस तरह से समझें कि यदि दो वेक्टर या दो लाइन्स आपस में पैरेलल है तो क्या स्पेशल बात होती है। यदि दो वेक्टर और दो लाइन्स यदि आपस में पैरेलल हैं तो जो स्पेशल है उनके अंदर वो है उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनेट होते हैं। आप देख सकते हैं 2 और 4, -3, -6, 4, 8, इनका रेशियो सबका सेम, दैट इज 1:2। तो जब भी लाइंस पैरेलल होंगी उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनेट होंगे। इसी तरह से whenever lines या vector are perpendicular to each other then their dot product must be 0। उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, यदि इसका हम डॉट प्रोडक्ट चेक करें तो इसका डॉट प्रोडक्ट आता है 0। मतलब ये दोनों वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पूरे 3D में यही कंसेप्ट आपको बार बार काम में लेना है, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रखें और फिर हम स्टार्ट करते हैं जो इस चैप्टर में मेनली है, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। पहले लाइन के बारे में पढ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर प्लेन के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की हम पहली कंडीशन में इक्वेशन पता करने जा रहे हैं, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। मान लो कोई गिवन पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 z1। कोई भी एक लाइन है, सपोज ये आपकी लाइन है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट ए से पास हो रही है and this line is parallel to the given vector। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट और b वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। तो लाइन इज पैरेलल टू b वेक्टर एंड पासिंग थ्रू पॉइंट a। तो हम कैसे इसकी इक्वेशन फ्रेम करेंगे? सबसे पहले यदि पॉइंट a है तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये जो है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर होगा। एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम मन से इसमें अज्यूम कर लेते हैं लाइन पर, उस पॉइंट को हम नाम p देते हैं। जो p आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट हमेशा x y z होंगे, इन जनरल x y z, और इसके पोजीशन वेक्टर को हम क्या अज्यूम करेंगे? r वेक्टर। तो अब आपके पास p और a दोनों के पोजीशन वेक्टर हैं। यदि मैं पॉइंट p में से पॉइंट a माइनस कर दूं, मतलब r वेक्टर माइनस a वेक्टर यदि कर देता हूं तो हमें मिलेगा वेक्टर ज्वाइनिंग दीस टू पॉइंट। आपने पढ़ा है वेक्टर में, ठीक है, हमें AP वेक्टर मिल जाएगा। नाउ दिस AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर मतलब इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जो कांसेप्ट मैंने अभी बताया। तो डायरेक्शन रेशियो यदि प्रोपोर्शनेट है, मान लीजिए उनका कांस्टेंट रेशियो हम ले लेते हैं लैम्डा, तो इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर वेयर लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर। नाउ माइनस A वेक्टर हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें मिलता है R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। इस तरह से आपको ये जो रिजल्ट मिलता है यही है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। और ये जो इक्वेशन आपकी बनी है ये वेक्टर फॉर्म में बनी है। इसी इक्वेशन को अपन कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x y z हैं और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। तो AP के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। ठीक है, अब B वेक्टर के मान लीजिए डायरेक्शन रेशियोज ABC, तो इनके प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो रिजल्ट बनता है ये भी कहलाती है इक्वेशन ऑफ लाइन, बट ये कौन सी है? ये है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के होंगे वो आपको हम अभी करके बताएंगे। ठीक है, अब हम ले रहे हैं सेकंड केस, पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। मतलब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर रहे हैं व्हेन इट इज गिवन दैट टू लाइन इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। टू गिवन पॉइंट से मतलब वहां से एक यूनिक लाइन पास होगी।
और वो जो गिवन पॉइंट है उन्हें मैंने ए और बी लिया है, जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो हम पॉइंट ए के डायरेक्शन, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ले लेते हैं, इसी तरह से बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर ले लेते हैं, और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट जो हम हमेशा अज्यूम करेंगे p, उसका पोजीशन वेक्टर हम r वेक्टर ले लेते हैं। अब मैं करता हूं r वेक्टर माइनस a वेक्टर। ध्यान से देखें, r वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और a इसका पोजीशन वेक्टर। जब हम इन्हें माइनस करते हैं तो हमें ap वेक्टर मिलता है, ठीक है। और ऐसे ही मैं करता हूं b वेक्टर माइनस a वेक्टर। जब हम b वेक्टर माइनस a वेक्टर करेंगे तो हमें ये वेक्टर मिलेगा। अब आप देख सकते हैं ap वेक्टर और ab वेक्टर दोनों एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, मतलब ये कोलिनियर वेक्टर है, मतलब ये पैरेलल वेक्टर्स है। पैरेलल वेक्टर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनेट होंगे, और हमेशा मानते हैं कि r वेक्टर माइनस a वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो इस तरह से हमें फाइनली जो इक्वेशन मिलती है वो है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है। और इस तरह से आपको ये जो इक्वेशन की फॉर्म आती है ये आती है वेक्टर फॉर्म। यदि आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाना चाहते हैं तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म है x माइनस x1 y माइनस y1 z minus z1 and they are proportional to x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z2. This is Cartesian equation of line, ठीक। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला अच्छे से कॉपी करें, फिर हम इनसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस कहीं भी स्पेस में है तो उनके बीच का एंगल यदि हमें फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो पहले आप देख लें वो दोनों लाइन की जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो है, मतलब दो लाइन के बीच का एंगल cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब ये वही फॉर्मूला है जो एंगल बिटवीन वेक्टर में हमने फाइंड करा था। यहाँ पर लाइन के बीच का एंगल इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके डायरेक्शनल वेक्टर क्या है, मतलब लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो डिपेंड करता है b1 वेक्टर और b2 वेक्टर पर। तो अकॉर्डिंगली हमने ऊपर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे उन दोनों का मैग्नीट्यूड लिया है, जैसे हम वेक्टर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए यूज करते हैं। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड ही आप कुछ कांसेप्ट समझ सकते हैं। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल एंड टू बी परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए लाइंस पैरेलल है तो आप जानते हैं कि उसका जो बी वेक्टर होगा, मतलब डायरेक्शनल वेक्टर, वो प्रोपोर्शनेट होगा, मतलब उसके डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनेट होंगे। a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें, ये a1 a2 b1 b2 में कंफ्यूज ना हो आप। जब मैंने ऊपर लिखा है तो यहाँ a1 a2 वेक्टर्स हैं, b1 b2 वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर जो मैं a1 a2 b1 b2 यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ a1 b1 c1 जो है वो a1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, और a2 b2 c2 जो है वो a2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये बात स्पेशली आप ध्यान रखें। तो ये पैरेलल की कंडीशन में ये प्रोपोर्शनेट होंगे, और परपेंडिकुलर की कंडीशन में इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। जैसा हमने सीखा है कि जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शंस का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा जीरो आता है। ये फार्मूला आप नोट करें। इसके बाद दो और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइंस के बीच की जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसमें दो कंडीशंस पॉसिबल होती हैं, एक स्क्यू लाइन और एक पैरेलल लाइन। स्क्यू लाइन का मतलब क्या होता है, लाइंस व्हिच इज नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। स्पेस में ऐसा पॉसिबल होता है, जैसे आप मेरे हाथ देख सकते हैं, ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो जब हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें इस फार्मूले से मिल जाता है, और यदि लाइंस पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें इस फार्मूले से मिलता है। ये दोनों फार्मूले आप कॉपी करें। जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फार्मूले बेस्ड पूरा चैप्टर है, जितने फार्मूले आप अच्छे से लिस्ट बनाएंगे, याद करेंगे, वो चैप्टर आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, शो दैट लाइंस थ्रू पॉइंट दिस एंड अ लाइन थ्रू दिस एंड दिस। ये जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसा हमको प्रूव करना है। ये मैंने थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है, आप समझ जाएं। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो आप सोच सकते हैं, मान लीजिए इस लाइन को मैं L1 और इसको L2 नाम दे देता हूं। तो पहले मैं डायरेक्शन रेशियो पता करता हूं इस लाइन के, मतलब ये लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो डायरेक्शन
रेशियो ऑफ L1 जब हम फाइंड करेंगे तो इन दोनों पॉइंट से फाइंड करेंगे, और आपने देखा डायरेक्शन रेशियो के लिए हमें पॉइंट्स को माइनस करना होता है। तो 3 - 1 4 - -1 है -2 -2। इस तरह से हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 मिलते हैं 2 5 एंड -4। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 हमें मिलते हैं 3 2 एंड 4। अब ये दोनों डायरेक्शन रेशियो L1 और L2 के आ गए। अब हमें चेक करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं। ये परपेंडिकुलर होगा यदि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आएगा 0। मतलब इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। ये शो करता है कि लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है। इस तरह से क्वेश्चन हुआ। कभी ये पैरेलल प्रूव करने को भी आ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। आपको ध्यान होगा हमने जब इक्वेशन ऑफ लाइन हम पढ़ रहे थे तो हमने जो फार्मूले देखे थे उसमें एक फार्मूला इस टाइप में भी था कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। मैं आपको याद दिला दूं, वो फार्मूला था r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, जहां पे a वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट एंड b वेक्टर इज द पैरेलल वेक्टर। दोनों आपको गिवन है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है और कुछ भी नहीं। a वेक्टर मतलब इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हो जाएंगे i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। b वेक्टर एज इट इज कॉपी कर दीजिए, 3i प्लस 3j माइनस 2। ठीक है, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये सीधा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है इसलिए मैंने क्वेश्चन बताया। वैसे बहुत सिंपल है, तो ये क्वेश्चन आप देखते हैं और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन आपको ध्यान होना चाहिए x y z के टर्म में जो रहती है। जैसे यहाँ पर जो लाइन की इक्वेशन गिवन है वो कार्टेशियन फॉर्म में दी है, हमें भी जो इक्वेशन बनाना है वो कार्टेशियन फॉर्म में बनाना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में बनाना है, इस पॉइंट पे से पास होती है, तो हमारे लिए ये हो जाएंगे x1 y1 z1। आपने पढ़ा था x - x1 y - y1 z - z1 proportionate to a b and c, where a b c are the direction ratios of parallel line। तो यहाँ पर a b c डायरेक्शन रेशियोज होंगे, तो a b c की वैल्यू है 3 5 और 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो 3 5 और 6 है। तो अकॉर्डिंगली यदि हम इक्वेशन बनाते हैं तो x - x1 तो x1 -2 है, तो यहाँ पर +2 आ जाएगा और अपॉन में 3। ऐसे ही y - y1 दैट इज 4 अपॉन में 5 और z - z1 दैट इज -5 तो +5 हो जाएगा अपॉन में 6। इस तरह से आपको मिल जाती है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको अलग से एक वीडियो में पूरे 3D के डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको करके बताऊंगा और समझाऊंगा, जो एग्जाम में भी ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल एक क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का कांसेप्ट हमने पढ़ा था, उसमें हमने दो केस पढ़े थे, एक स्क्यू लाइन और एक पैरेलल लाइन। कैसे पहचानेंगे कि लाइन स्क्यू है या पैरेलल? तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके डायरेक्शन वेक्टर ये वाले हैं और ये दोनों वेक्टर सेम है, या तो सेम होंगे या प्रोपोर्शनेट भी हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों वेक्टर सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस पैरेलल है। और यदि दोनों वेक्टर डिफरेंट होते मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं होते तो फिर ये स्क्यू लाइन वाला केस होता। फिलहाल ये पैरेलल लाइन है इसलिए मैंने फार्मूला भी पैरेलल लाइन वाला अप्लाई करा है। तो बी वेक्टर हमारे लिए ये हो जाएगा, ये मैंने बी वेक्टर लिख दिया क्रॉस a2 - a1। a2 - a1 मतलब इन दोनों वेक्टर्स को हमें माइनस करना है। ये हमारा a2 वेक्टर है, ये a1 वेक्टर है, a2 - a1। इसके बाद आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए पूरी डिटेल मेथड जो आपको बताई थी डिटरमिनेंट वाली, यदि आपको ध्यान है i j k और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6 into 1 - 1। इस डिटरमिनेंट का आपको एक्सपांशन करना है, वो यहाँ आएगा, उसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर जो कि हमारा ये, तो आप देख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। ठीक, जिसे कंप्लीटली सॉल्व करने पर आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो मिलता है √293/7 which is the distance between these two parallel lines। तो इस तरह से काफी क्वेश्चन बुक में दिए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। 3D का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्लेन, जिसके अंदर हम इक्वेशंस ऑफ प्लेन फाइंड करेंगे। तो फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ प्लेन। पहली कंडीशन है इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर फॉर्म, मतलब इसमें आपको कुछ कंडीशंस गिवन रहेंगी। जो गिवन कंडीशंस हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है और ये जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी प्लेन को व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस 3 डायमेंशनल स्पेस।
इसमें आपको गिवन दो चीजें रहती हैं, एक तो डिस्टेंस आपको गिवन रहेगी फ्रॉम द ओरिजिन और दूसरा आपको परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन रहेगा। तो यहाँ पर d जो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है एंड n कैप इज द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जो हम यूनिट परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो मैंने कोई भी एक जनरल पॉइंट लिया है P, और आप जानते हैं जनरल पॉइंट को हम हमेशा r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये r वेक्टर हो गया और ये है n कैप, ठीक है। n कैप को जब हम d से मल्टीप्लाई करते हैं, n कैप मल्टीप्लाइड बाय d, तो ये कंप्लीटली ये वाला वेक्टर बन जाता है, देख सकते हैं आप ध्यान से, ठीक है ना। क्योंकि n कैप एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है, उसको मैग्नीट्यूड d से मल्टीप्लाई करा तो ये कंप्लीट ON वेक्टर बन जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आपको मिल गए। यदि आपने इसे सबट्रैक्ट करा तो आपको ये Pn वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और ये Pn वेक्टर प्लेन पर लाइन करेगा, ये तो आप समझ सकते हैं क्योंकि पॉइंट Pn पॉइंट N बोथ आर ऑन द प्लेन। तो Pn उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर कहां पर बनेगा, प्लेन के ऊपर बनेगा। और n के d ये जो है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है और दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। अब इसे जब मैं सिंपलीफाई करूंगा ये d एक स्केलर क्वांटिटी जिसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 0 के अपॉन में जाके 0 हो जाएगा और इस n कैप को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये बनता है r डॉट n कैप और यहाँ n कैप इनटू n कैप 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और माइनस में यहाँ बचेगा d। इस माइनस d को हम उधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमें मिलेगा r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d और यही फाइनल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। यहाँ पर दो क्वांटिटीज आपको ध्यान रखना है, एक यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर n कैप और दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अभी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन भी करके बताऊंगा। फिलहाल ये जो फॉर्म आपको मिली है ये फॉर्म है वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। यदि कार्टेशियन फॉर्म आपसे पूछा जाता है तो कार्टेशियन फॉर्म इसकी होती है Lx प्लस ny प्लस nz इक्वल टू d। ये कार्टेशियन फॉर्म होती है किसी भी प्लेन की। यहाँ पर एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। तो L M N का अच्छे से ध्यान रखना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर एंड D इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन whose distance from origin is 6/√29 and whose normal vector is this। नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो इस केस में हम यहाँ देखेंगे कि ये तो हमारे लिए बन गया d। अब हमें फाइंड करना है n कैप। एक्चुअली ये परपेंडिकुलर वेक्टर है बट इट इज नॉट यूनिट वेक्टर। यूनिट बनाने के लिए हमको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड जब मैं फाइंड करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच ऑन सॉल्विंग विल गिव √20। तो देयरफॉर हमारा जो n कैप बनेगा वो बनेगा 2/√29 i कैप माइनस 3/√29 i कैप j कैप प्लस 4/√29 k। अब आपके पास d है, आपके पास n कैप है तो आप डायरेक्ट फार्मूले में अप्लाई करें तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी r डॉट n कैप। n कैप मतलब 2/√29 i कैप माइनस 3/√29 j कैप प्लस 4/√29 k, ठीक है। तो r डॉट n और इक्वल टू में आएगा d, d इज 6/√29। So this is your vector equation of the plane, ठीक है। इसी फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन आपको मिलेगी, फॉर्मूले का हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। ये वेक्टर इक्वेशन बनी। यदि कार्टेशियन इक्वेशन बनाना होती तो Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू d, तो L M N ये हो जाते हैं। तो 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29z इक्वल टू 6/√29। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते थे, √29 कैंसिल करके तो हमें मिलता 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन एंड दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सेकंड फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन की, इसमें हमें गिवन रहेगा परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर n वेक्टर। एक प्लेन है जो n वेक्टर पर परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है। सपोज ये मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी, आप इसे ध्यान से देखें। ये जो लाइन दिख रही है ये एक
परपेंडिकुलर वेक्टर है दैट इज एन वेक्टर, और ये जो रेक्टेंगल जैसा मैंने बनाया है ये प्लेन है। तो ये मान लीजिए कि प्लेन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और वो प्लेन इस पॉइंट पे से पास होता है। तो जिस पॉइंट पे से पास होता है उसके पोजीशन वेक्टर को हम ए वेक्टर मान लेते हैं, ठीक। और एक कोई भी जनरल वेक्टर हम हमेशा लेते हैं पॉइंट पी, उसके पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे आर वेक्टर। तो इस तरह से हमने इस प्लेन पर ले लिए आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। अब यदि हम आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर करते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आप देख सकते हैं ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर बनेगा पी ए वेक्टर, ये प्लेन पर लाई करेगा, और ये जो एन वेक्टर है ये प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो डॉट एन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। यही है हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म व्हेन इट इज पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है ना। और यदि इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हमें बनाना है तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन होती है ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान रखना है जो कैपिटल ए बी सी मैंने लिखे हैं ये डायरेक्शन रेशियोज हैं एन वेक्टर के, और x1 y1 z1 है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जो हमको गिवन है, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई करके कार्टेशियन फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन और ये है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब इस पर बेस मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको गिवन है कि प्लेन इस पॉइंट पे से पास होता है और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूले में हम अप्लाई करते हैं। तो मैं लिखता हूँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर हमें इससे बनाना है, तो ये बनेगा 5y प्लस 2j माइनस 4k, ठीक है। और डॉट एन वेक्टर मतलब ये 2i प्लस 3j माइनस और इक्वल टू 0। ये वैसे इक्वेशन बन चुकी है। आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके कार्टेशियन फॉर्म में भी ला सकते हैं या डायरेक्ट भी कार्टेशियन फॉर्म इसका लिख सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में इसका लिखेंगे तो ax माइनस x1 दैट इज 2x माइनस 5 प्लस b दैट इज 3y माइनस y1 is 2, then -1 and z minus z1 equal to 0। इसे हम ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा 2x minus 10 plus 3y minus 6 minus z minus 4 equal to 0। जो पूरा सिंप्लीफाई होने पर हमें दे देगा 2x plus 3y minus z equal to -10 minus 16 माइनस 4 माइनस 20 पर जाकर हो जाएगा +2। इस तरह से आपको मिल जाता है ये वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लेन की इक्वेशन फाइनली बना सकते हैं। इससे भी इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली, यदि आप इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस करके इसे डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी मिलेगा, और डायरेक्ट भी आप ये फाइंड कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है इसलिए इसको आप ध्यान से देखें। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। ये प्लेन गिवन है आपको, मतलब आपको ये पता करना है कि ओरिजिन से जब हम किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसके फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जहां वो उसको जाकर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मान लीजिए यहाँ ओ ओरिजिन है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर P है, तो हमको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो हम P के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर B x1 y1 z1, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, तो हम OP वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज पता करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP वेक्टर विल बी x1 -0 y1 -0 एंड z1 -0। जो सॉल्व करके हमें क्या मिलेंगे x1 y1 z1, ये होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP वेक्टर। क्लियर। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो प्लेन हमें गिवन है इस प्लेन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही सॉल्व करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है, और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो √29 आता है, आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। तो 2/√29, 3/√29, 4/√29 इक्वल टू 6/√29, ठीक है। तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब आप सोचिए कि जो 2/√29, 3/√29 एंड 4/√29 ये एक्चुअली यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर के, जो कि हमने पढ़ा था अभी n के, इसके डायरेक्शन कोसाइन हुए।
या हम कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो हुए। अब आप देखिए जो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है और ये ओपी वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देयरफॉर वो दोनों आपस में कैसे होना चाहिए, पैरेलल। तो यहां देख सकते हैं सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन देयरफॉर OP वेक्टर और n कैप इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट होना चाहिए तो हम इसे लिख सकते हैं x1 अपॉन 2 अपॉन रूट 29 इक्वल टू y1 अपॉन -3 अपॉन रूट 29 इक्वल टू z1 अपॉन 4 अपॉन रूट 29। ठीक है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर थे इसलिए आपस में पैरेलल हो गए। तो ये डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनेट है। इन तीनों को इक्वल टू में अज्यूम कर लेता हूं कोई भी एक फिक्स क्वांटिटी k के बराबर। तो इससे हमें x1 y1 और z1 की वैल्यू मिल जाती है। तो x1 की वैल्यू मिलेगी 2k अपॉन रूट 29 और इसकी वैल्यू मिलेगी -3k अपॉन रूट 29 और ये होगा 4k अपॉन रूट 29। इस तरह से मुझे x1 y1 z1 की वैल्यू मिल गई, बट ये मिली है इन टर्म ऑफ k। हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता करना है, तो क्यों ये k के फॉर्म में मिली है तो हम क्या करते हैं, ये जो x1 y1 z1 है क्योंकि ये प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x1 y1 z1 इन काय में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। और जब आप इक्वेशन ऑफ प्लेन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्व कर आपको k की वैल्यू पता पड़ जाएगी। वो k की वैल्यू आ रही है 6 अपॉन रूट 29। ठीक, और जब ये वैल्यूज आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 y1 z1 हैं वो मिल जाते हैं और उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता पड़ जाएगी 12 अपॉन 29 -18 अपॉन 29 और 24 अपॉन 20। इस तरह से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन आ सकता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन पूछा था, इसकी जगह हो सकता है कोई पॉइंट दे दे आपको, बाद में पॉइंट दे दे, मान लो 1 2 3 दे दे, तो फिर आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP वेक्टर लिखते समय केयरफुल होना पड़ेगा। अब ये x1 y1 z1 ना होकर होगा x1 -1 y1 -2 एंड z1 -3 और बाकी पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा x1 -1 y1 -2 एंड z1 -3 एंड इन द सेम वे यू कैन फाइंड x1 y1 z1 इन टर्म ऑफ k और फिर उसे सब्स्टिट्यूट करके आप k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू वापस रखेंगे तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक आध साल छोड़कर ये क्वेश्चन आता रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसे आप ध्यान से करें। तो इस तरह से अभी हमारा 3D का एक लेसन कंप्लीट होता है। अगले लेसन में बाकी की फॉर्म्स ऑफ प्लेन कवर करी जाएंगे। थैंक यू।